नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे एयर इंडिया एक्सप्रेस के फ्लाइट IX1344 के बारे में, जो हाल फिलहाल में ही कोझीकोडे में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। तो इसमें कई सारे न्यूज़ आ रहे हैं। रनवे टेबल टॉप था। मौसम खराब थे। पायलट ने लोगों की जान बचाई। रनवे के कंडीशंस खराब थे, उस पे क्रैक्स थे और रबर के डिपॉजिट्स थे, वगैरह वगैरह काफी सारी चीजें आ रही हैं। और इससे दिक्कत क्या है कि सही जानकारी नहीं मिल पा रही कि हुआ क्या। तो आज मैं यही कोशिश करूंगा कि आपको कुछ चीजें बताऊं, जैसे कि रनवे के बारे में, कैसा रनवे था, अप्रोच के बारे में, पायलट ने किस तरीके का अप्रोच किया, मौसम कैसा था, और इन सब चीज़ों को जोड़ करके हम एक एक समझ बनाना चाहेंगे कि एक्चुअल में क्या हुआ होगा। बाकी तो हमें इंतज़ार करना होगा इन्वेस्टिगेशंस के बारे में। उनका फैसला आएगा जब वो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर से असली डेटा देखेंगे, तो हमें असली तरीके पता लगेगा क्या हुआ। एनीवेज, तो अब हम शुरू करते हैं रनवे से। कि सबसे पहले देखें तो कि कोझिकोडे एयरपोर्ट कैसा दिखता है। तो सबसे पहले मैं आपको गूगल मैप से दिखाने की कोशिश करता हूँ। कैलिकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो ये है आपका हवाई अड्डा। और इसको मैंने 3D व्यू में रखा है। तो टेबल टॉप रनवे का मतलब ये है कि दोनों तरफ या एक तरफ खाई हो सकती है। तो अगर हम थोड़ा जूम करें तो हमें यहाँ पे दिखेगा कि इस तरफ खाई है। और अगर हम रनवे के दूसरी तरफ जा करके देखें तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि यहाँ पे भी एक खाई मौजूद है। तो ये हो गया भाई टेबल टॉप रनवे का बात। अब दूसरा है कि रनवे पे कुछ मार्किंग्स होते हैं 28। और अगर हम दूसरी तरफ जा करके देखें तो ये 10 है। तो ये मार्किंग्स मोरलेस हमें बताते हैं कि एयरप्लेन किस तरफ से लैंड कर रहा है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि कुछ टैक्सीवे हैं। ये है टैक्सीवे डी, ये है टैक्सीवे A B C। तो यहाँ से एयरप्लेन मोरलेस आपके टर्मिनल एरिया में जाता है। तो अब इसको हम वापस दूसरे तरीके से देखते हैं, जो एयरप्लेन चार्ट से जो पायलट्स के पास होते हैं, कि वो कैसा दिखता है। तो इसमें भी आपको सेम चीजें दिख रही हैं। टैक्सीवे दिख रहा है D A B C। ये आपका रनवे हो गया, ये 10 हो गया, ये 28 हो गया। अलग अलग डायरेक्शन है, इसके बारे में अभी आपको तुरंत बताता हूँ। और फिर रनवे की आपको कुल लंबाई यहाँ पे दिखेगी, जो कि 2850 मीटर है। और 45 मीटर चौड़ा चौड़ा है ये। और साथ ही साथ रनवे के आखिर में आपको कुछ रन ऑफ एरिया दिया हुआ है, जो कि 93/90 मीटर का है। और ये दोनों तरफ और इधर भी लगभग सेम है, 92 × 90। तो ये तो बात हो गई रनवे स्ट्रिप की। अब हमें समझना है कि एयरप्लेन कैसा था। तो मैंने थोड़ा ढूंढने की कोशिश की एयरप्लेन के रजिस्ट्रेशन नंबर के मुताबिक। और अगर हम देखें तो ये एयर इंडिया का बोइंग 7378HG या नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट था, जिसमें SPF पैकेज लगा था, जिसको कहते हैं शॉर्ट परफॉर्मेंस शॉर्ट फील्ड परफॉर्मेंस पैकेज। तो ये पैकेज क्या होता है? तो बेसिकली ये पैकेज गोल एयरलाइन में सबसे पहले आया था, क्योंकि उन्हें रियो डी जेनेरो के एयरपोर्ट पे लैंड करना था, और जो कि 4600 फीट से छोटा है। तो बोइंग ने एयरप्लेन में कुछ तब्दीलियां की थी, जिसके कारण एयरप्लेन छोटे एयरपोर्ट से टेक ऑफ भी कर सकता है और छोटे रनवे पे लैंड भी कर सकता है। तो उन तब्दीलियों के बारे में जल्दी से जान लेते हैं। तो सबसे पहले एक एडिशनल विंगलेट, मतलब विंगलेट में बदलाव किया गया था, जिससे कि एयरप्लेन में लिफ्ट ज़्यादा उपलब्ध हो। तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि एयरप्लेन धीरे स्पीड पे भी, कम स्पीड पे भी एयरपोर्ट पे लैंड कर सकता है। और अगर आपका अप्रोच स्पीड कम होगा तो आपकी ब्रेकिंग डिस्टेंस भी कम होगी। दूसरा ये है कि भाई टेक ऑफ परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए कुछ तब्दीलियां थी, जिससे एयरप्लेन जल्दी से टेक ऑफ कर जाए। फिर रिड्यूस थ्रस्ट आइडल ट्रांजिशन डिले, इसका मतलब ये है कि जब आप एयरप्लेन, आप जनरली आपने देखा होगा कि जब एयरप्लेन लैंड करने वाला होता है तो इंजन अपने आप कम आ जाते हैं, आइडल पे आ जाते हैं। तो ये जो होने का प्रोसेस है, ये थोड़ा उन लोगों ने तेज कर दिया, ताकि जल्दी से आप आइडल पे आए और उसके रिवर्स थ्रस्ट पे जाए। और स्पॉइलर डिफ्लेक्शन एंगल, इसको बढ़ा दिया गया, जिससे कि मतलब बेसिकली आपके विंग्स पे से कुछ स्पॉयलर्स खुल जाते हैं जब एयरप्लेन लैंड करता है। तो उसका एंगल बढ़ाने से ये कि आपको ब्रेकिंग परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगा। और पीछे स्किड स्किड पॉइंट्स डाल दिया गया, जिसके कारण ये होता है कि एयरप्लेन, मैं देखता हूँ फोटो में, अगर मैं दिखा सकता हूँ आपको, तो
ये अगर आप देखें यहाँ पे तो ये स्किड प्लेट्स हैं, तो इससे क्या होता है कि अगर पायलट जल्दी टेक ऑफ करना चाहता है और तो पीछे वाला जो हिस्सा है वो रनवे पे ना टकराए, उसके लिए स्किड प्लेट दिया गया और ये दो पोजीशन में आता है। तो एनीवेज एयरप्लेन कुल मिलाकर अगर देखें तो कॉन्फ़िगर था छोटे एयरपोर्ट्स पे लैंड करने के लिए, और बोइंग के हिसाब से इस परफॉर्मेंस पैकेज के बाद आप लगभग 4600 फीट तक के रनवे पे लैंड कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई एयरप्लेन्स के बारे में और एयरपोर्ट के बारे में। अब मैं एक दो चीजें और बताना चाहता हूँ आपको रनवे के बारे में। रनवे पे कुछ मार्किंग्स होते हैं, तो अगर आप ये देखें तो यहाँ पे कुछ वाइट मार्कर्स है। मैं एक्चुअली दूसरे पे चला जाता हूँ। तो तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ वाइट मार्किंग्स है। तो ये होता है टारगेट पॉइंट, मतलब जो पायलट एयरप्लेन को उतारता है तो वो अपने एयरप्लेन को इसके हिसाब से एम करता है, और फिर ये आपका पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक टच डाउन जोन होता है। इसका मतलब कि एयरप्लेन यहाँ इसके बीच में कहीं भी उतर सकता है। तो आइडियल कंडीशन, मैंने कुछ कोझिकोड एयरपोर्ट के लैंडिंग्स को देखा है, तो मैंने देखा है कि एयरप्लेन जनरली इस रीजन में लैंड कर रहे हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी डार्क लाइंस है, मतलब जनरली जो एयरप्लेन लैंड करता है तो रबर डिपॉजिट्स आते हैं रनवे पे, तो वो एरिया भी थोड़ा डार्क हो जाता है। अब हम चलते हैं मौसम की तरफ। तो अगर मौसम को देखा जाए उस दिन कैसा था, तो बताया जा रहा है कि काफी खराब मौसम था। और अगर यहाँ पे कुछ डेटा उपलब्ध है जिसमें आप देख सकते हैं, जो रेड है इसका मतलब कि मौसम काफी खराब है। तो अगर हम एयरप्लेन के ट्रैक को देखें कि वो कहाँ कहाँ गया लैंडिंग से पहले, तो आप देख सकते हैं कि अधिकतर वो खराब मौसम वाले ही जोन में था, मतलब रेड जोन में था। और मौसम का यहाँ पे भी कुछ हाल रहता है जो मैं आपको ट्रांसलेट करके बता सकता हूँ। मोटा मोटी ये 7/14 में मौसम, 7 अगस्त को मौसम है 7:30 के आसपास। तो 260 की दिशा से 12 नॉट का टेल विंड आ रहा था। इसका मतलब जो एयरप्लेन जो लैंड कर रहा है, ये इसका मतलब कि इस दिशा से आपको 10 नॉट्स का टेल विंड आ रहा था। अब अगर हम एयरप्लेन के ट्रैक को देखें कि किस तरीके से एयरप्लेन ने अपनी लैंडिंग की, तो यहाँ देखा जा सकता है। तो हम थोड़ा पीछे करते हैं पहले। तो एयरप्लेन आप देख सकते हैं आया, और यहाँ पे हम ऑल्टीट्यूड देख सकते हैं, मतलब ज़मीन से कितनी ऊंचाई थी, और यहाँ पे आप स्पीड देख सकते हैं। तो हम देख सकते हैं ऐसा कि एयरप्लेन जब शुरू वाले समय जब एयरपोर्ट के पास आया, जो कि यहाँ पे है, तो वो काफ़ी ऊंचाई पे था, 8,500-7,000 फीट पे था। तो लोगों ने कहा कि पहला अटेम्प्ट लैंड करने का था, तो मुझे लग नहीं रहा है कि आप 7,000 फीट पे लैंड करोगे, क्योंकि एयरपोर्ट का एलिवेशन या रनवे का एलिवेशन 350 फीट है। तो पायलट काफ़ी ऊपर था। फिर वो गया वहां से आगे से एयरप्लेन को मोड़ के लाया, और फिर आप देखोगे कि एयरप्लेन की स्पीड काफ़ी कम हो गई है, 150 नॉट है और 3,000 फीट है, और ऑल्टीट्यूड घटता जा रहा है, मतलब 1900 फीट तक गया, और फिर उसके बाद पायलट ने टेक ऑफ कर लिया। तो इसका मतलब ये है कि वो अप्रोच पे कॉन्फ़िगर कर दिया था, बट मे बी ऐसा हो सकता है कि वो काफ़ी हाई हो अप्रोच पे और उसे लगा हो कि नहीं भाई ये हम उतार नहीं सकते, तो उसने उड़ा लिया। अब आप देखेंगे तो एयरप्लेन एक थोड़े साइड ट्रैक पे गया। अब ये पता नहीं इस तरीके से क्यों गया, ये डिपेंड करता है एयरपोर्ट का चार्ट कैसा है। तो उसमें गाइडेंस होते हैं कि पायलट को कौन सा रूट फॉलो करना है मिस्ड अप्रोच के लिए या गो अराउंड के लिए। तो आप देख सकते हैं कि एयरप्लेन ने वापस ऑल्टीट्यूड गेन किया और स्पीड गेन किया, और फिर वो वापस अलाइन होना शुरू हुआ रनवे पे। और इस समय आप देखेंगे तो स्पीड और ऑल्टीट्यूड दोनों घटना शुरू हो गया है। और जो आखिरी रिकॉर्डिंग है 925 फीट पे एयरप्लेन की गति थी 176 नॉट। जैसा कि मैंने पढ़ा है ये बोइंग 737-800 150 130 से 150 नॉट के बीच में होना चाहिए। अब सही सही बात क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों पे निर्भर करता है लैंडिंग स्पीड। लेकिन 150 नॉट के आसपास मानना, अज्यूम करना काफ़ी सेफ है, मतलब कि चलो भाई उसके आसपास है। और देखेंगे तो रनवे की मतलब एयरप्लेन की ट्रैकिंग काफी सही थी, मतलब 100 डिग्री, इसका मतलब कि एयरप्लेन काफी रनवे से अलाइन था। तो भाई अब हुआ क्या? तो अब सुनने में ऐसा आ रहा है कि पायलट
पायलट ने लगभग टैक्सी पॉइंट सी के आसपास एयरप्लेन को उतारा है। तो ये मैं बता दूं आपको, ये मार्कर्स 500 फीट पे हैं, तो 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500 फीट, तो लगभग 3500 फीट के आसपास उसने एयरप्लेन उतारा। तो अभी हमें कुछ कैलकुलेशंस करना होगा। तो भाई रनवे की कुल लंबाई थी 1970 मीटर। अब लगभग चलो कुछ कह रहे हैं कि टचडाउन पॉइंट 1000 मीटर। हाँ, तो कहा जा रहा है कि टचडाउन पॉइंट लगभग 1000 मीटर था, और अब देखें तो लगभग 3500 फीट 3200 फीट अज्यूम करना रीजनेबल है। तो इसके बाद अगर आपने 1000 पार कर लिया तो अब आपके पास कुल मिलाकर के 6461 फीट की दूरी बची हुई है। ठीक है, अब ये कहा जा रहा है कि टेलविंड था, तो मैंने थोड़ा सर्च करना शुरू किया कि भाई टेलविंड से क्या फर्क पड़ता है। मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो टेलविंड से कहा जाता है कि रूल ऑफ थंब है कि लैंडिंग डिस्टेंस इंक्रीजेस बाय 21%, मतलब 21% से आपकी लैंडिंग डिस्टेंस बढ़ जाती है अगर 10 नॉट का टेल विंड हो तो। और जैसा कि हमने मौसम के हाल में देखा था कि टेल विंड लगभग 10 नॉट के आसपास ही था। 12 नॉट कह रहा है 260 से, तो अगर आप 280 में रिजॉल्व करोगे तो वो लगभग 10 नॉट के आसपास ही आएगा। तो इसका मतलब कि लैंडिंग डिस्टेंस 20% बढ़ गई। इसका मतलब अगर दूसरे तरीके से देखें तो आपके पास जो उपलब्ध रनवे की दूरी है वो 20% घट गई। तो यहाँ पे मैंने 20% घटा दिया, इसका मतलब आपके पास 5000 फीट बचा हुआ है। अब ये भी कहा जा रहा था मौसम काफी खराब था तो रनवे भी भीगा हुआ था, तो मैंने ये पढ़ा कि अगर आपका रनवे भीगा हुआ हो तो आपकी जो लैंडिंग डिस्टेंस है वो 1.3 से 1.4, मतलब 30 से 40% बढ़ जाता है। तो देखो मैंने यहाँ पे कितना फैक्टर लगाया है, भीगा हुआ रनवे। तो अगर इसमें मैं 30% डाल दूं तो लगभग मेरे पास 3618 फीट का रनवे उपलब्ध था। मतलब ये वर्चुअल डिस्टेंस है, आपके पास एक्चुअल दूरी तो 6400 फीट थी, लेकिन अगर आप इन सब फैक्टर्स को डाल दो कि भाई टेलविंड था, रनवे भीगा हुआ था, तो फिर कुल दूरी घट करके सिर्फ 3618 फीट हो जाती है। अब जो हमने पहले देखा था शॉर्ट परफॉर्मेंस टेक ऑफ या शॉर्ट फील्ड परफॉर्मेंस, जो बोइंग के वेबसाइट पे था, ये कह रहा है कि भाई आपका 4600 फीट के आसपास अगर आपका रनवे है तो उसके लिए ये कारगर है। बट अब हमारा इफेक्टिव रनवे का जो लंबाई है वो 3600 फीट है। ठीक है, इसमें कुछ जो लैंडिंग डिस्टेंस होता है उसमें कुछ कुछ दूरी फ्लेयर का होता है, मैं आपको फोटो में दिखा दूं। तो ये कुल लैंडिंग डिस्टेंस होता है, लेकिन इसमें कुछ दूरी ये होता है जो आपने ग्लाइड किया है, और फिर बाकी बचा होता है स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स या इधर उधर से जो अभी खबर आ रही है उसको माने तो पायलट ने ये जो ग्लाइड किया है वो लगभग यहाँ तक कर लिया, तो चलो कुछ दूरी तो उसने तय कर ली है लैंडिंग की। लेकिन अब उसके बाद जो बची हुई दूरी है वो 3600 फीट है। अब ये दूरी क्या पर्याप्त थी, नहीं थी, ये हमें कहना बहुत मुश्किल है। और साथ ही साथ मैंने ये भी इसके अंदर देखा कि बहुत सारी चीज़ों पे फर्क पड़ता है। मतलब अगर आपका ये ले लो कि विंड विंड के बारे में तो हमने बात कर ली, वेट रनवे के बारे में बात कर लिया। अगर आपका एयर स्पीड थोड़ा ज़्यादा है, मतलब अगर आपका 10% स्पीड ज़्यादा है अप्रोच स्पीड से, अगर मान लो आपको 140 नॉट पे उतरना था बट आप 150 मतलब 10% ज़्यादा, मतलब 154 नॉट पे उतर गए, तो फिर आपका 20% लैंडिंग डिस्टेंस बढ़ जाता है। फिर हाइट ओवर थ्रेशोल्ड, मतलब अगर आप 100 फीट ज़्यादा थे रनवे के थ्रेशोल्ड के, तो फिर आपका उसी तरीके से लैंडिंग डिस्टेंस और बढ़ जाता है। यहाँ पे इन्होंने फोटोज में दिखाया है। तो अगर और ये तो ये हो सकता है कि पायलट अप्रोच के समय थोड़ा ऊपर हो, उसके कारण उसे टैक्सी पॉइंट सी तक जाना पड़ा हो। ये अजम्पशन है, हमें एग्जैक्टली नहीं पता क्यों पायलट उतने दूर तक गया। क्योंकि पायलट्स के पास भी फ्लाइट कंप्यूटर में वो सारा डेटा इनपुट कर सकते हैं, और फ्लाइट फ्लाइट कंप्यूटर उन्हें ये बता सकता है कि आपको उतरने के लिए आपके पास इनफ रनवे अवेलेबल है या नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि पायलट्स को पता नहीं होता, उनको पता होता है, और उस हिसाब से उन्हें अपना अप्रोच पॉइंट या टचडाउन पॉइंट जिसे कहते हैं वो भी उन्हें पता होना चाहिए। तो अब हमें ऐसा अज्यूम करना पड़ेगा फिलहाल कि पायलट ने सब कुछ सही तरीके से किया। और और अगर सब कुछ सही तरीके से किया तो फिर एयरप्लेन क्यों नहीं रुका। अब अगर एयरप्लेन में हो सकता है कि कंपोनेंट फेलियर हो, फॉर एग्जांपल आपका रिवर्स थ्रस्टर काम नहीं कर रहा हो, स्पॉइलर काम नहीं कर रहा हो,
या ब्रेक सिस्टम फेल कर गया, तो ये हमें इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के बाद ही पता लगेगा। लेकिन उससे पहले कुछ भी अज्यूम करना बहुत ही मुश्किल है इस पॉइंट पे। तो मुझे लगता है कि मैंने आप लोगों को अधिकतर जानकारी दे दी, आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग गया होगा कि क्या हुआ होगा उस रात को, और अब हमें शायद ज़्यादा प्रिजम्पशंस नहीं करना चाहिए, और सब कुछ अभी इन्वेस्टिगेशन पे छोड़ देना चाहिए। हाँ, कुछ चीज़ों के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। लोग कह रहे थे क्रैक था रनवे सरफेस पे, रबर डिपॉजिट था, तो रबर डिपॉजिट्स और क्रैक्स रहते हैं। अ, अब वो उस रात के लिए डेंजरस थे या नहीं थे, ये कहना बहुत मुश्किल है। क्रैक्स होने से मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपके स्टॉपिंग डिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। हाँ, रबर डिपॉजिट्स हैं, उससे फर्क पड़ेगा। तो ये भी एक चीज हो सकती है कि पायलट्स को लगा हो कि भाई बहुत ज्यादा रबर डिपॉजिट्स हैं, तो उसने थोड़ा आगे लैंड किया क्योंकि वहां पे रबर डिपॉजिट्स कम होंगे, तो उससे फिसलने की संभावना कम होती है। तो ये सब कुछ चीजें हैं। और अगेन लोग कह रहे हैं कि ये 200 मीटर का होना चाहिए था, ये 100 मीटर का ही रन ऑफ एरिया, बट 200 मीटर का होना चाहिए ये रिकमेंडेड है। जो आईसीओ मतलब इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, वो मैंडेट कहता है कि आपके पास 90 मीटर का तो होना ही चाहिए, तो वो तो था। तो पायलट्स को ऐसा नहीं है कि पता नहीं था एयरपोर्ट्स के बारे में, तो पायलट्स को सब कुछ जज करने का आइडिया रहता है। और अगेन मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर मौसम इतना खराब था, और अगर आपको लग रहा है कि उतारना डेंजरस है, तो आपने दूसरे पॉइंट पे क्यों नहीं डाइवर्ट किया? क्योंकि अगर हम यहाँ पे जूम आउट करें तो कुछ ऑप्शंस और भी थे आसपास में। अम, ये क्यों नहीं आ रहा नाम वगैरह? तो आपके पास कोयम्बतूर है, मैंगलोर है, कर्नाटका, मतलब यहाँ पे बैंगलोर पता नहीं कहाँ है, बट कुछ मुझे लग रहा है ऑप्शंस थे। आपके पास गोवा है, कोच्चि है। तो ये समझना होगा कि एयरप्लेन ने किसी और पायलट ने किसी और एयरपोर्ट पे क्यों नहीं डाइवर्ट किया। आप बैंगलोर क्यों नहीं चले गए? तो मे बी आपके इनके हो सकता है तेल कम हो, तो तेल कम होने के कारण आप ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। तो ये सब चीज़ें भी हैं जो हमें समझनी पड़ेगी। और एक और बात बहुत ज़रूरी है ध्यान देने की, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि पायलट कितना अनुभवी था। जब वेदर खराब होता है, एक्सट्रीम कंडीशंस होते हैं, तो पायलट्स पे काफी प्रेशर ऑलरेडी बन जाता है। और जैसा कि यहाँ पे लग रहा है अप्रोच को देख करके, कि अप्रोच मतलब काफी हाई स्पीड्स पे, एटलीस्ट 900 फीट तक रनवे के ऊपर 178 नॉट्स था। तो ऐसा महसूस हो रहा है कि एयरप्लेन थोड़े हाई स्पीड्स पे था, तो इसमें क्या होता है, वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है पायलट्स का। और यहाँ पे मुझे जैसा लग रहा है स्टेबलाइज अप्रोच नहीं था, इसका मतलब कि एयरप्लेन प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड नहीं था, जो बहुत दूर से हो जाता है, मतलब एयरप्लेन इन द प्रोसेस कॉन्फ़िगर हो रहा था। तो इससे होता क्या है कि पायलट्स पे लोड बढ़ जाता है। और आप पे लोड बढ़ जाए मतलब आप खुद सोचो ना, अगर आप एक सड़क पे जा रहे हो जहाँ पे बहुत सारे रेड लाइट्स हैं, बहुत सारी गाड़ियां हैं, तो आपको आपकी गलती करने की संभावना, क्रैश होने की संभावना बढ़ जाएगी। उस तुलना में कि भाई आपका बिल्कुल मौसम साफ है, कोई भी गाड़ी नहीं है आसपास में, रेड लाइट्स नहीं है, तो आप अलग तरीके से चलाओगे, तो वर्कलोड काफी बढ़ जाता है। और मैंने एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन के काफी एपिसोड्स देखे जहाँ पे काफी अनुभवी पायलट्स ने बहुत ही मामूली गलती की है। मतलब आप फ्लाइट सिमुलेटर गेम्स खेलोगे तो आपको कहोगे कि ये इसने ऐसा क्यों किया। तो चीजें होती हैं, वो कंडीशंस ऐसे होते हैं जिसमें चीजों को समझना काफी मुश्किल हो जाता है। मतलब गलत डिसीजंस करना बहुत आसान हो जाता है, जिसके कारण ये चीजें हो सकती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा हुआ है। तो बस इसी नोट पे मैं एंड कर रहा हूँ ये वीडियो। आई होप आप लोगों को इससे थोड़ा ज़्यादा आइडिया मिला होगा। अगर आपको कुछ सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और तब तक के लिए धन्यवाद, अगर आप इस वीडियो के एंड तक आ गए हैं तो।